नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह आटिया और एमकेएच के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों क्लास 8 के एसएसटी की भूगोल की जो सीरीज है वो हमने यहाँ पर स्टार्ट की है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा भूगोल का जो चैप्टर 3 है इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। खनिज के बारे में हम अच्छे से सारी स्टडीज कर चुके हैं। अब जो दूसरा हमारा दोस्तों टॉपिक है इसका पार्ट 2 वहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शक्ति संसाधन के रूप में। शक्ति का मतलब एक तरह से ऊर्जा से हम ले सकते हैं। तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं जितने भी परंपरागत हैं, गैर परंपरागत है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की कि ऊर्जा संसाधन चीज़ क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊर्जा संसाधन। मतलब ऐसे संसाधन जो ऊर्जा के स्रोत हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, जो शक्ति के स्रोत हैं उन्हें क्या कहेंगे, शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन। अब अगर बात की जाए तो जो ऊर्जा के संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा के स्रोत या ऊर्जा के संसाधन। तो दोस्तों ऊर्जा के स्रोत जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। परंपरा का नाम लेते हमें ऐसा लगता है कि जो पुरानी सदियों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, तो बिल्कुल वैसा ही परंपरागत स्रोत वही है कि जिनका उपयोग हम बहुत पुराने समय से कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ियों को जलाने की प्रक्रिया बहुत पुराने समय से चल रही है, वैसे ही कोयला भी बहुत पुराने समय से हम उपयोग में ले रहे हैं। अंग्रेजों के ज़माने से कोयले से बनने वाली ट्रेनें चला करती थी, तो वहाँ से हम उससे पहले से कोयला जला करके खाना वगैरह बनाते हैं, तो उससे जो है हमारी ऊर्जा मिलती है। उसके बाद पेट्रोलियम भी बहुत पुराना है। प्राकृतिक गैस भी बहुत पुरानी, क्योंकि पेट्रोलियम निकलेगा तो उसके साथ प्राकृतिक गैस अपने आप निकलेगी क्योंकि उसके साथ मिक्स होती है। तो प्राकृतिक गैस हमारा परंपरागत स्रोत है। इसके अलावा बांध जो है, अंग्रेजों के समय से पहले भी राजा महाराजाओं के टाइम भी बांध बनाए जाते थे। तो वो बांध जब बनाए जाते थे उनके साथ जो है विद्युत उत्पादित की जाती थी। तो जो जल विद्युत है वो भी काफ़ी पुराना है। तो ये जो संसाधन है वो सारे के सारे हमारे क्या है, परंपरागत स्रोत है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत इनमें अलग क्या है। अब सिंपल सी बात कि परंपरागत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाई जा रहे हैं, ऐसे स्रोत, आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो ऐसे स्रोत जो लंबे समय से लगातार उपयोग में लाए जा रहे हैं, वो कौन से हो जाएंगे, हमारे परंपरागत स्रोत। और जो थोड़े से न्यू कंसेप्ट हैं जो अभी 2, 4, 5 सदियों पहले हमारे पास आए हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, गैर परंपरागत स्रोत। अब अगर स्रोतों की बात करें तो परंपरागत स्रोत सिंपल सी बात कि पहला तो है जी ईंधन और दूसरा है जी जल विद्युत। चलिए ये हमें समझ आता है, जल विद्युत बांधों से टरबाइन घुमाए जाते हैं और फिर उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब टरबाइन कैसे घुमाए जाते हैं ये सब हम इनको डीप से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम इनके टाइप्स पढ़ रहे हैं। फिर अगर देखा जाए ईंधन भी 3 प्रकार का था। पहला ईंधन कौन सा, कोयला। दूसरा ईंधन कौन सा जी, दूसरा था पेट्रोलियम। तीसरा ईंधन कौन सा, पेट्रोलियम के साथ एक गैस निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। चलिए ये 3 हो गए और जल विद्युत, ये 4 मिलकर के हमारे क्या हो गए, परंपरागत स्रोत हो गए ऊर्जा के। अब अगर गैर परंपरागत स्रोतों की बात की जाए तो सिंपल सी बात की जो हमारी पवन ऊर्जा है, पवन चक्कियाँ लगाई जाती है, तो एक नया कंसेप्ट है। इसी तरह से नाभिकीय ऊर्जा है जहाँ पर परमाणुओं का, नाभिकों का विस्फोट करा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो एक नया कंसेप्ट है। इसी तरह से सौर ऊर्जा, सोलर पैनल्स आजकल लगाए जाते हैं, वो एक नया कंसेप्ट है। इसी तरह से ज्वार भाटे जब आते हैं तो ज्वार भाटों में जो जल होता है, पहले ये जल विद्युत कहाँ पर यूज़ किया जाता था, नदियों पर। आजकल ज्वार भाटे की वजह से समुद्र के पानी में हलचल होती है, पानी जो किनारों की तरफ जाता है और किनारों से वापस आता है, तो पानी की हलचल का भी हम उपयोग कर रहे हैं। किस रूप में, टरबाइन घुमा करके, वहाँ पे भी जो है बांध बनाए जा रहे हैं, तो वो भी एक नया
नया कंसेप्ट है। इसी तरह से बहुत सारे नए कंसेप्ट आ रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गैर परंपरागत स्रोत बोलते हैं। तो सिंपली अगर बात करें तो हमारे पास 6 प्रकार के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो जिनमें से पहला जो है वो क्या हो जाएगा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी सिंपल सी ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटे जो आते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि पानी जो होता है इस तरह से, मान लीजिए कि समुद्र है, तो पानी जब इस तरह से, मान लीजिए कि इसका तट है, तो जब पानी ऊपर उठता है, मान लीजिए कि पहले यहाँ तक पानी था, जब चंद्रमा का आकर्षण इस पर लगता है पानी ऊपर उठता है, हमें पता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और भाटा क्या होता है, जब पानी वापस नीचे आता है। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि जब पानी ऊपर उठेगा, जब पानी यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये पानी क्या होता है, दूर दूर हो जाता है और पानी ऊपर उठ जाता है। जब पानी ऊपर उठ जाता है तो केवल क्या यहाँ पर ही खड़ा रहेगा, नहीं, वो किनारों की तरफ चल पड़ेगा। जब किनारों की तरफ वो चलेगा तो लहरें चलेंगी, लहरें जब चलेंगी तो यहाँ पर बांध बना दिया जाता है, बांध के अंदर टरबाइन लगा होता है। ये पानी जब इन बांध के जो छोटे छेद होते हैं उनमें से, छोटे जो गेट्स होते हैं उनमें से जब गुजरेगा तो उस पंखे को घुमाएगा और उस पंखे के घूमने से बिजली बनेगी, और इसी को हम, जो ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो ज्वार का उपयोग किया जाता है क्योंकि ज्वार में जल ऊपर उठता है और जल जो है किनारों की तरफ बाहर आता है। तो सिंपल सी बात ये हमें समझ आ गई। तीसरा अगर हम बात करें, ज्वारीय ऊर्जा के बाद बहुत सारे हैं, तीसरा अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बाद चौथा अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं या परमाणु ऊर्जा कहते हैं, सेम ही बात है। वहाँ पर हम विस्फोट कराते हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, विस्फोटक पदार्थ होते हैं, तो उनसे विस्फोट करा करके जो है ऊर्जा बनाई जाती है। देखिए वैसे तो क्या होते हैं कि अगर सिंपल कहीं पर विस्फोट कराया जाता है तो ये विनाशकारी होता है और हम देखते भी हैं दंगे वगैरह होते हैं। अगर उन्हीं विनाशकारी घटनाओं को कंट्रोल में रख करके कराया जाए और उस ऊर्जा को अवशोषित किया जाए, उस ऊर्जा का उपयोग किया जाए, तो हम उसका उपयोग करके ऊर्जा बना सकते हैं। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर होगी, 4 टाइप के हमने पढ़ लिए। इसके अलावा अगर पांचवा हम उपयोग करें तो जैसे आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है, सब्जी मंडियों में जो सड़ी गली सब्जियां होती हैं उनको फेंका नहीं जाता, उनको मतलब नगर निगम जो होता है वो इकट्ठा करता है। नगर निगम जितना भी कचरा होता है उसको इकट्ठा करके और फिर बायोगैस प्लांट में लेकर के जाते हैं। वहाँ पर वो सब्जियां गलती हैं, सड़ती हैं, जीवाणुओं द्वारा उनको सड़ाया जाता है और एक गैस बनाई जाती है जिसको बोलते हैं बायोगैस। तो इस तरह से जो है पांचवा जो है वो क्या हो जाएगा, बायोगैस। ये कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, ये भी हम समझेंगे। पांचवें के बाद अगर छठे की बात करें तो दोस्तों कहीं कहीं हमने देखा है कि कई कई जगह पर उबलता हुआ जल मिला है। कई कई जगह पर जल स्रोत इस तरह से मिले हैं, मान लीजिए कि कोई तालाब मिला जिसका जल उबलता रहता है, हर वक्त उबलता रहता है और प्राकृतिक तरीके से उबलता रहता है। तो उसका क्या कारण है कि वो जल नीचे किससे जुड़ा होता है, नीचे धरती से जुड़ा होता है। कि ऊपर से अपने को तालाब दिख रहा है लेकिन वो नीचे से कहीं ना कहीं से तो वो जल आ रहा होगा, तो वो जल जो है कुआं टाइप से कोई, तो अंदर से जल जो है नीचे काफ़ी गहरा होता है। और दोस्तों हमें पता है कि अगर धरती में अगर हम नीचे नीचे जाएंगे तो धरती का तापमान बढ़ेगा। धरती का तापमान अगर बढ़ेगा तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं, मान लीजिए कि वहाँ पर पानी है तो पानी वहाँ पर उबलना स्टार्ट कर देगा और यही पानी जो उबलता हुआ है वो ऊपर तक उसकी ऊर्जा आएगी और सारा का सारा जो पानी है वो उबलना स्टार्ट कर देगा। तो हालांकि ये पाया कहीं कहीं जाता है लेकिन इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है इसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो छठा जो प्रकार हो गया वो हो गया भूतापीय ऊर्जा। हालांकि भूतापीय ऊर्जा की कुछ कमियां भी हैं। कमियां इसलिए कि ये जो है कुछ इलाकों में ही पाई जाती हैं, मतलब ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है तो हम इनका उपयोग करेंगे, तो ये कहीं कहीं पाई जाती है। चलिए ये चीज़ तो क्लियर होगी। जैसे सूर्य की किरणें हैं तो सूर्य की किरणें तो सब जगह कहीं भी हम प्लांट लगा सकते हैं, बट भूतापीय ऊर्जा का प्लांट वहीं लगेगा जहाँ पर ऐसा उबलता हुआ कुआं पाया जाएगा। ये सिंपल सी बात हमें समझ आ गई। अब 2 प्रकार के स्रोत आपके सामने, आपने क्या करना है कि इन सभी स्रोतों को एक एक लेकर के उनकी डीप से स्टडी करनी है कि जी कोयला क्या होता है, कोयला किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, प्राकृतिक गैस क्या होती है, CNG LPG क्या होती है, ये सब गैसें, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, जल विद्युत कैसे बनाई जाती है,
चलिए ये चीज़ सौर ऊर्जा क्या होती है, ज्वारीय ऊर्जा अच्छे से क्या होती है, तो इनको एक एक लेकर के अब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले परंपरागत स्रोतों से। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से परंपरागत स्रोत जो है हमारे वो सारे के सारे समझते हैं। तो परंपरागत स्रोतों में हम फर्स्ट टाइप ईंधन की पहले बात करते हैं। तो दोस्तों ईंधन को परिभाषित कर लेते हैं कि पौधों एवं जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे। अब देखिए दोस्तों कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये बनता कैसे है। अब सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि कोई हाथी है या मान लीजिए कोई हिरण है। अब वो हिरण है, मान लो कि वो मर गया और क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके ऊपर जो है मिट्टी जमनी स्टार्ट हो गई और कई सारी परतें वहाँ पर बन गई। अब वो हिरण जो था उसकी जो हड्डियाँ थी, उसकी जो भी उसकी चमड़ी वगैरह जो भी थी, ठीक है, तो वो क्या बनी कि वो धरती में अंदर शैलों के बीच में दब करके काफ़ी ताप और दाब उस पर लगा होगा। उस ताप और दाब की वजह से जो उसका शरीर है वो क्या हो गया होगा कि वो सड़ गया होगा, गल गया होगा, और वो जल करके क्या बना दिया होगा उसने, कोयला और पेट्रोलियम बना दिया गया होगा। चलिए अब यहाँ पर इसी के साथ साथ कोई पेड़ पौधे दब जाते हैं तो वो कोयला बना लेते हैं। इसी के अलावा कोई मान लीजिए कि कोई पेड़ पौधे दब गए और वहाँ पर क्या है कि दलदली हिस्सा अगर है तो वो क्या बना लेंगे कि कई जो वनस्पति है या कोई जीवाश्म अगर वहाँ पर है, जीवाश्म का मतलब जीवों के अवशेष, यानी जीव मर जाते हैं तो उनके बाद जो उनकी जो अंग वगैरह बचते हैं उनको हम अवशेष बोलते हैं। तो जो जीवाश्म है वो इसी के साथ साथ दलदलीय भूमि यानी पानी वगैरह मिलकर के क्या बना देंगे, पेट्रोलियम बना देंगे। तो इसी वजह से ये जो है ईंधन बनते हैं, किसकी वजह से, जीवाश्म के दबने की वजह से। तो पौधों एवं जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। इन्हें ईंधन कहा जाता है। तो इन्हें ईंधन कहा जाता है, किसको, जीवाश्मी ईंधनों को ईंधन कहा जाता है। चलिए इनके भंडार सीमित है। अब देखिए किसी जगह पे अगर वो कोयला है तो वो फिक्स है, उतना ही कोयला है। अब वो अगर हमने निकाल कर के यूज़ कर लिया तो वहाँ पर कोयला नहीं बचेगा, सिंपल सी बात। अब दूसरा है कि अतः ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, शीघ्र ही। अगर हमने इनका कंट्रोल नहीं किया उपयोग, हमें क्या करना चाहिए, अब इनका उपयोग कम करना चाहिए, पेट्रोल का उपयोग कम करना चाहिए। इसकी बजाय दूसरी ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उनका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये ख़त्म होने वाले हैं। अगर ख़त्म हो गए फिर नहीं बचेंगे। चलिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कोयले की। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोयला कौन सी ऊर्जा दे रहा है, तापीय ऊर्जा, यानी चीज़ों को गर्म करने वाली ऊर्जा। ध्यान से देखिएगा, कोयला चीज़ों को गर्म करने वाली ऊर्जा दे रहा है, यानी तापीय ऊर्जा दे रहा है। कोयले के अलावा और कौन सा स्रोत है जो हमें गर्मी देता है, सिंपल सी बात, सूर्य जो है उसे सूर्य से गर्मी प्राप्त होती है। यानी जो चीज़ है हमारी ऊर्जा वो किस रूप में आती है, धूप के रूप में आती है। लेकिन कोयला कहाँ से निकलता है, अंदर से। तो इसलिए कोयले को जो है वो अंतर्हित धूप भी कहते हैं। अंतर्हित धूप का मतलब वो धूप बाहर से आ रही है और ये धूप कहाँ से आ रही है, अंदर से आ रही है, अंदर से निकलती है, इसलिए इसे अंतर्हित धूप भी कहते हैं। क्योंकि जब इसे जलाएं तो कोयला किसी चीज़ को ताप करता है, मतलब गर्म करता है। चलिए कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। तापीय ऊर्जा किसको कहते हैं, तो विद्युत जो होती है ना, जो कोयले से बनती है, उस विद्युत को क्या बोलते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए कोयला लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बनता है। विशाल फर्न, जीवाश्म और दलदल, तीनों चीज़ें मिल गई तब हमारे पास क्या बन गया, कोयला बन गया। ये सिंपल सी बात। चलिए इसलिए इसे अंतर्हित धूप कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब दोस्तों देखिए कि 8th क्लास जो है हमारी बोर्ड की क्लास है, और बोर्ड की क्लास में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको नक्शे भरने होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो उस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर आप टेंशन मत लीजिएगा, इसको आप अच्छे से पढ़िए। हमारी SST में ही एक वीडियो सीरीज़ अलग से बनेगी जहाँ पर हम जितने भी मैप्स होंगे, हर चैप्टर में 2-3 दिन आपके मैप्स आएंगे। भूगोल में मैप्स, भूगोल मैप से ही होती है, भूगोल पूरी मैप से ही बनती है। तो यहाँ पर
हर चैप्टर में, हर टॉपिक में 2-3 मैप आएंगे, और खनिजों वाला तो खास करके वहाँ से मैप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर सिंपल पढ़िए, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपके पास मैप होगा नहीं। तो जब हम मैप की वीडियो सीरीज शुरू करेंगे, नक्शों की वीडियो सीरीज शुरू करेंगे, तो वहाँ पर सारे नक्शे एक साथ कर लेंगे। चलिए, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो है रानीगंज, झरिया जिला जो कि पश्चिम बंगाल में, काफ़ी जाने माने नाम है ये। जैसे जैसे आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो हर जगह इनका नाम सुनेंगे। धनबाद और बोकारो झारखंड के फेमस नाम है ये, जो किसका उत्पादन कर रहे हैं? कोयला का उत्पादन। कोयले के उत्पादन का मतलब ये नहीं है कि ये कोयला बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कोयले का खनन कर रहे हैं, मतलब कोयले को खोद खोद कर निकाल रहे हैं। चलिए, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, कोयला। अब जो दूसरा हमारा है वो है पेट्रोलियम। अब सिंपल सी बात दोस्तों कि जब हम पेट्रोलियम सिंपल सी बात है कि धरती की जो शैल होती है नीचे जमी हुई, उन शैलों के अंदर से वेधन करके निकाला जाता है। हमने कल भी पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे पेट्रोलियम या कोयला, ये जो भी थे, इन्हें कुछ खनन की विधियाँ हमने पढ़ी थी। तो ये भी खनिज ही है। ये इतनी बात है कि ईंधन खनिज है, ये भी खनिज है। तो खनिजों का खनन कैसे किया जा रहा था? वेधन क्रिया से, वहाँ पर हमने पढ़ा था। तो जो वेधन है, इनका वेधन तेल क्षेत्रों से किया जाता है, जहाँ पर ये पाए जाते हैं उन तेल क्षेत्रों से किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। अब इनको क्या किया जाता है कि तेल को निकाल करके रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। वहाँ पर रिफाइनरी में जा कर के पेट्रोल को, डीजल को और मिट्टी का तेल है, इसी के अलावा स्नेहक का मतलब होता है कि कोई पदार्थ होता है जो चीज़ों को ठंडा रखने का काम करता है, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर में कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जो ठंडा करने का काम करती हैं। तो स्नेहक जो है, स्नेहक का मतलब होता है ठंडा करने वाले पदार्थ, ठीक है। तो शीतलक एक तरह से हम कह सकते हैं। तो स्नेहक का आदि बनाए जाते हैं, मोम बनाया जाता है और प्लास्टिक बनाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें उससे अलग कर ली जाती हैं, यानी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है। मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है, उसमें कई सारी चीज़ें आपने डाल रखी हैं। मान लीजिए कि आपके खिलौनों का ढेर है, आपने क्या किया, सभी खिलौनों को अलग अलग कर लिया। पेंसिल भी उसी में है, पेन भी उसी में है, आपके खिलौने भी उसी में है। तो आपने बुक्स भी आपकी उसी में है, तो अपना जब बैग संभाला तो बुक्स अलग से की, पेन अलग से किया, जो खिलौने थे उनको अलग से रख दिए। तो ये इसी तरीके से इनको अलग किया जाता है। तो सिंपल सी बात कि इनका वेधन तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। परिष्करणशाला भी इसको कहते हैं, रिफाइनरी को। चलिए, जहां अपरिष्कृत का मतलब अशुद्ध, यानी सब चीज़ें मिक्स, पेट्रोलियम से विभिन्न पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक व स्नेहक तैयार किए जाते हैं। चलिए, ये चीज़ हमें समझ आ गई। इन्हें काला सोना भी कहा जाता है, इन सारी चीज़ों को। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि काला सोना किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम से बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको काला सोना बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ काफ़ी मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान इन द सेंस की पेट्रोल आपको पता है कितना महंगा है। चलिए, उसके बाद है कि भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से? ये वही बात कि ये मैप में हमारे को भरना आ सकता है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो है वो मैप में दिखाइए। तो आप असम में दिखाएंगे डिगबोई, मुंबई में दिखाएंगे बॉम्बे हाई। मुंबई का जो, अगर हम मैप की बात करें तो इस तरह से ये गुजरात, और यहाँ पर बिल्कुल तटीय इलाका है बॉम्बे हाई। तो वहाँ पर, हालांकि बॉम्बे हाई तो यहाँ पर है, ये जो तटीय इलाका है यहाँ पर रिफाइनरी है। क्योंकि आपको पता है कि रिफाइनरी वहीं लगाई जाएगी जहाँ से तेल निकाला जाएगा, क्योंकि तेल को निकाल करके कहीं दूर भेजना पॉसिबल नहीं है, खर्चा काफ़ी आता है। तो इसलिए यहीं पर रिफाइनरी लगाई जाती है। तो बॉम्बे हाई जो है रिफाइनरी कहाँ पर है? मुंबई के अंडर में ये आती है। चलिए, उसके बाद कृष्णा व गोदावरी नदी के डेल्टाओं पर पाई जाती है। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर नदी जो है समुद्र में गिरने से पहले नदी, आपको पता है, इस तरह की आकृति बना लेती है। वो क्यों बनाती है ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कृष्णा व गोदावरी नदी के जो डेल्टा है वहाँ पर क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम निकाला जाता है। चलिए, इतनी चीज़ हमें क्लियर होगी। तीसरे ईंधन की अगर हम बात करें, प्राकृतिक गैस, तो ये पेट्रोलियम के निक्षेपों के साथ पाई जाती है। मतलब जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाएगा, पेट्रोलियम के साथ मिक्स होकर के ये रहती है। और फिर मिक्स होकर के रहती है तो अलग कैसे होती है? आप देखिए, पेट्रोल कहाँ पर पाया जाता है? पेट्रोलियम धरती के नीचे शैलों में पाया जाता है। अब उन शैलों को जब खोद करके हम निकालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? जैसे इसको धरती पर लाया जाएगा तो एक गैस निकलेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक गैस।
जब पेट्रोलियम को धरातल पर लाया जाता है तब यह निर्मुक्त होती है। इनके भंडार काफ़ी कम देशों में हैं। कौन कौन से? रूस, नॉर्वे, नीदरलैंड और यूके। अब अगर बात की जाए कि भारत में प्राकृतिक गैस के जो निक्षेप हैं या जहाँ पर उत्पादन किया जाता है वो कौन कौन से हैं, तो आप थोड़ा लॉजिकल सोचिए कि कौन कौन से वो क्षेत्र होंगे। अब सिंपल सी बात की हमने बता ही रखा है कि ये किसके साथ होती है? पेट्रोलियम के साथ। तो जहाँ पर पेट्रोलियम निकल रहा है वहीं से क्या निकलेगी? प्राकृतिक गैस। तो असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई, कृष्णा व गोदावरी नदी के डेल्टा, यहाँ पर भी क्या बनती है? प्राकृतिक गैस बनती है। तो ये बहुत सिंपल दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली। चलिए दोस्तों, हमने प्राकृतिक गैस के बारे में तो अच्छे से पढ़ लिया। अब यहाँ पर हमारे पास दो गैसों के एग्जाम्पल आते हैं। आपने सुना होगा एलपीजी गैस, सीएनजी गैस। एलपीजी गैस जो हमारे रसोई घर के सिलेंडर होते हैं, सीएनजी गैस जो ऑटो रिक्शा वाले यूज़ करते हैं। इसके अलावा गाड़ियों में भी आजकल सीएनजी गैस का यूज़ किया जाने लगा है। तो एलपीजी और सीएनजी क्या है, इनकी फुल फॉर्म पहले तो पूछी जाती है। तो दोस्तों एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये आपको पता होना चाहिए। एलपीजी जो कि पेट्रोलियम से बनती है गैस, पेट्रोलियम का जब मतलब गैस होती है, जब इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं और उसे लिक्विड की फॉर्म में बना देते हैं तो उसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो इसका मतलब एलपीजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एलपीजी की फुल फॉर्म हो जाएगी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर आप ये भी कह सकते हो द्रवित पेट्रोलियम गैस। चलिए ये चीज़ हमें समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सीएनजी। अब दोस्तों देखिए, प्राकृतिक गैस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक गैस को नेचुरल गैस कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस को जब दबाया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, तो आपको पता है कि गैसों को हम दबा सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम तकिए को दबा सकते हैं। तो उसके अंदर जो गैस होती है उसके जो कण है वो दूर दूर होते हैं, तो वो पास आ सकते हैं। इसका मतलब उसको कंप्रेस या संपीड़ित किया जा सकता है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म यही होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और कंप्रेस्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस को के संपीड़न से बनती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी हमारे लिए जान लेना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा? हमने प्राकृतिक गैस पढ़ा। तो प्राकृतिक गैस को जब संपीड़ित कर दिया जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी बनती है। अब सीएनजी होती क्या है? तो दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, मतलब वाहन जितने भी हैं, गाड़ियाँ हैं, कार है और ऑटो रिक्शा जितने भी हैं, तो वहाँ पर इस गैस ने क्रांति ला दी है। पहली चीज़ तो ये कि ये गैस जो है वो पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषित है, और यही इसकी खास बात है। इसी की वजह से ये जो है इसको क्या बोला जाता है? पर्यावरण हितैषी गैस बोला जाता है, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल की बजाय कम प्रदूषित मतलब कम प्रदूषण करती है। अब कम प्रदूषण करती है इसका मतलब हमें पेट्रोल और डीजल की जगह क्या यूज़ करना चाहिए? सीएनजी यूज़ करनी चाहिए। ये चीज़ हमें समझ आ गई। और रसोई घर के जो सिलेंडर्स यूज़ करते हैं वहाँ पर एलपीजी गैस का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए ये चीज़ें हमें समझ आ गई, एलपीजी और सीएनजी। अब दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी परंपरागत स्रोत जो है दूसरा ईंधन के बाद, वो है हमारा जल विद्युत। अब दोस्तों जल विद्युत जो है परंपरागत है, और आपको मैं एक खास बात बता दूं इसके बारे में कि विश्व में जितनी भी ऊर्जा है, मतलब विश्व में जितनी भी ऊर्जा बनाई जाती है उसका 1/4 हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा ऊर्जा उत्पादन किससे किया जाता है? जल विद्युत से किया जाता है। तो पहली चीज़ आप यहाँ पर लिखें कि विश्व की कुल ऊर्जा उत्पादन में से 1/4 हिस्सा अकेला किससे किया जाता है? जल विद्युत से। तो ये मतलब जल विद्युत जो है बनाई जाती है, 1/4 हिस्सा जो ऊर्जा का वो जल से विद्युत बनाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र जो है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या? अब दोस्तों देखिए डायग्राम जो है थोड़ा सा रफ बनाया है मैंने, लेकिन आपके समझने के लिए काफ़ी होगा। चलिए अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि कोई मान लीजिए कि नदी आ रही है, अब ये इतनी नदी है। अब नदी के आगे पहले तो नदी जा रही थी सिंपली, फिर क्या किया जाता है? इस नदी के आगे बांध बना दिया जाता है। इस तरह का एक बांध बना दिया, इसके आगे दीवार खड़ी कर दी, तो ये नदी का जो पीछे का पानी आएगा वो यहाँ पर रुक जाएगा इन द सेंस यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा। इकट्ठा होकर वो एक लेवल तक पहुँचेगा काफ़ी। अब देखिए सिंपल सी बात कि जल को इसने क्या दे दिया? जल को ऊंचाई दे दी। सिंपल सी बात, जल को रोक दिया तो जल की ऊंचाई होगी, जल को ऊंचाई दे दी। जल की ऊंचाई जब बढ़ गई तो इस यहाँ पर एक पाइप होती है जिसमें से जल जो है वो क्या आएगा? नीचे आएगा। अब दोस्तों ये जब जल नीचे आएगा तो यहाँ पर एक टरबाइन लगा होता है।
अब इस टरबाइन में यहाँ पर क्या होता है कि एक फैन टाइप से, पंखे टाइप से संरचना होती है और उस पंखे के ये जो ब्लेड होते हैं ये बाहर निकले होते हैं। अब जब पानी जब इसकी इस ब्लेड पर गिरेगा तो पानी के बाहर की वजह से ये ब्लेड आगे खिसकेगी और ये ब्लेड यहाँ पर आ जाएगी, रेड वाली जो है यहाँ आ जाएगी। अब वो पानी रेड वाली पे पड़ेगा तो ये वाली जो 2 नंबर वाली ब्लेड है ये इधर आ जाएगी, ये इधर आएगी, इस पे पानी पड़ेगा तो ये 3 नंबर वाली। इस तरह से जो है पंखा घूमता जाएगा। यहाँ पर जो भी ब्लेड आती जाएगी उस पर पानी गिरेगा, ये आगे खिसकेगी, यहाँ पर दूसरी आ जाएगी। तो आपको समझ आ गया कि किस तरह से ये पंखा घूमेगा। जैसे जैसे ये पंखा घूमेगा वैसे वैसे टरबाइन जो है टरबाइन में घूमेगा और टरबाइन में क्या है, घूमने से ही, पंखे के घूमने से ही विद्युत बनती है। वो कैसे बनती है वो हम बड़ी क्लासेस में जा कर के सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि टरबाइन के अंदर जो पंखा घूमता है उसी से विद्युत बनती है। तो ये जब पंखा घूमेगा किसकी वजह से, जल को हमने ऊंचाई से गिराया है इन पंखे के ब्लेडों पर। तो ये जो शाखाएं मतलब पंख होते हैं जिन्हें नॉर्मल भाषा में हम पंख बोलते हैं, इनको ब्लेड कहते हैं। तो इन ब्लेडों पर ये जब गिरेगा तो ये ब्लेड घूमेंगे, ब्लेड घूमेंगे तो पंखा घूमेगा, पंखा घूमेगा तो यहाँ पर विद्युत बनेगी। उसके बाद ये क्या करता है, ये जल इनको गति प्रदान करके यहाँ से जल जो है वो नीचे गिरता है और फिर जो है नदी बहनी शुरू हो जाती है। तो मतलब नॉर्मल नदी बह रही थी, हमने नदी के जल को ऊंचाई प्रदान कर दी और फिर इसका उपयोग करके हमने क्या कर दिया, विद्युत बना ली। तो इसी को हम जल विद्युत के रूप में जानते हैं। तो बांधों में वर्षा जल या नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। अब यहाँ पर वर्षा जल भी हो सकता है, किसी नदी में के बीच में भी हम बांध बना सकते हैं। संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप द्वारा जल नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। पाइप द्वारा जो जल है वो टरबाइन के ऊपर गिरता है। यह जल इसके ब्लेडों को घुमाता है, ये जल इसके ब्लेडों को घुमाता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और तथा विद्युत इस तरह से उत्पादित हो जाती है। तो इसके बाद एक खास चीज़ आपने ये लिख ली कि 1/4 हिस्सा जो है पूरे विश्व की ऊर्जा का वो जल विद्युत है। उसके बाद कैसे इसकी गतिविधि होती है वो डायग्राम आपको बना लेना है और इसी के बाद आपको लिखने हैं कि भारत के महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं। तो जितने भी बांध है, जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, गांधी सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, तो आप लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला जो है वो क्या हो जाएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके अलावा अगर दूसरा देखें तो गांधी सागर परियोजना। इसके अलावा जितने भी भारत में जितने भी बांध है, जितने भी नदियों पर बांध बने हुए हैं, सारे के सारे इसके हिस्से हैं। गांधी सागर है, इसके अलावा दामोदर घाटी, सागर परियोजना, ठीक है। तो जितने भी हम लिखना चाहें उतना कम, जितने भी आप एग्जाम्पल लिखना चाहो यहाँ पर, जैसे नागार्जुन सागर है, ठीक है, चौथा नागार्जुन सागर। तो चलिए ये हमने पढ़ लिया इनके परंपरागत स्रोत, ये हमने एग्जाम्पल्स देख लिए और विश्व में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। परंपरागत है, काफ़ी चल रहा है और बेस्ट ये माना जाता है, इसलिए चलिए अब यहाँ पर ये तो समझ लिया हमने। अब हम चलते हैं गैर परंपरागत स्रोतों की तरफ, पवन ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा वगैरह जो भी हमारी थी, सौर ऊर्जा। चलिए अब उनको देखते हैं एक एक करके। तो चलिए दोस्तों अब बारी है गैर परंपरागत स्रोतों की। दोस्तों गैर परंपरागत स्रोत जो है ये बिल्कुल नया कंसेप्ट होता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं हमारे लिए पढ़ने। तो दोस्तों अगर हम बात करें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। हम क्या करते हैं कि ये जो सोलर पैनल होते हैं इनमें कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, मतलब कुछ खास गुण होते हैं। इनमें जो विद्युत उत्पन्न होती है वो कैसे होती है, अगर इनके पास ऊर्जा मिले, इनको अगर ताप मिले तो ये क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। तो हम वो ऊर्जा इन्हें किसके माध्यम से देते हैं, हम वो ताप किसके माध्यम से देते हैं, इन्हें सूर्य के माध्यम से देते हैं। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो जब सोलर पैनल्स पर पड़ती हैं तो सोलर पैनल के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं कि वो क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। और इसी को हम ये इसी प्रकार से
से जो हमारी विद्युत उत्पन्न होती है, इसी विद्युत को हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल सी बात कि सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा, सौर सेल, यहाँ पर क्या होता है कि इनके अंदर छोटे छोटे सौर सेल पाए जाते हैं। सोलर पैनल के अंदर सौर सेल बने हुए होते हैं। वो सौर सेल क्या करते हैं, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। चलिए, ये प्लांट सूर्य की धूप की प्रचुरता वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, जहाँ पर धूप काफ़ी होगी वहाँ पर ही हम करेंगे इनका उपयोग। यह एक असमाप्य ऊर्जा स्रोत है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सोलर पैनल लगा दिए तो सोलर पैनल कुछ सूर्य की किरणें ले लेंगे और जो है कुछ सूर्य की किरणें क्योंकि इन्होंने ले ली तो जो किरणें जहाँ पर प्रकाश कर रही थी पहले वहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो समाप्त होती नहीं। अगर इन्होंने कुछ ले भी ली तो बाकी जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें, ऐसा नहीं है कि हम सोलर पैनल लगा देंगे तो वो सोलर पैनल सूर्य की सारी किरणों को ले लेंगे और फिर सूर्य का जो प्रकाश है वो कम हो जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सूर्य का प्रकाश जो है वैसा का वैसा बने रहेगा और ना ही सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होने वाला है। इसका मतलब यह एक असमाप्य ऊर्जा स्रोत है। चलिए, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई और आपको एक सुंदर सा अच्छा सा बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको बना करके आना है डायग्राम के थ्रू। चलिए, सौर ऊर्जा हमने पढ़ ली। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से बनती है। पवन ऊर्जा में क्या किया जाता है कि टरबाइन का पंखा घुमाया जाता है। इस बार टरबाइन का पंखा जल से नहीं हवा से घुमाया जाता है। मतलब कुछ तटीय इलाके, समुद्र के साथ जो लगते इलाके हैं, यानी बीच में कोई पेड़ पौधा नहीं आता है, सिंपल सीधा समुद्र है, समुद्र से जो हवाएं आती हैं तो वो हवाएं जब इन पंखों से टकराएंगी तो ये पंखे घूमेंगे तो इनके साथ टरबाइन भी घूमेंगे और हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपल सी बात, पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है, दोनों ही असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों में तीव्र चलती हवाएं इन चक्कियों को घुमाती हैं तो जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पर क्या होती है कि ये जो पवनें होती हैं इन पंखों को घुमाएगी। ये जो पंख होते हैं ये अंदर जनरेटर से जुड़े होते हैं और जनरेटर से क्या बनती है, हमारे पास विद्युत ऊर्जा बनती है। सिंपल सी बात। इनके फार्म तटीय क्षेत्रों तथा पर्वत घाटियों जैसे क्षेत्रों में स्थित होते हैं जहाँ पर प्रबल हवाएं चलती हैं। जैसे हमारा जो है तमिलनाडु वाला इलाका है और इसके अलावा जो गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं जो तटीय इलाके हैं, इस तरह का गुजरात का जो क्षेत्र है भावनगर साइड, तो ये जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है तमिलनाडु के क्षेत्र हो गए, गुजरात के क्षेत्र हो गए, तटीय क्षेत्र हैं, केरला उधर जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर खूब ये जो है पवन चक्कियाँ पाई जाती हैं। और अगर विश्व में देखें, देश देखें तो नीदरलैंड, जर्मनी, यूके आदि जहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, प्रबल हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पर पवन ऊर्जा के जो फार्म है वो लगाए जाते हैं। चलिए, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में और भूतापीय ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। तो दोस्तों, परमाणु ऊर्जा की बात करें तो हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे होते हैं कि अगर उनको तोड़ा जाए तो उनके अंदर से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, जैसे यूरेनियम और थोरियम। सामान्यतः कई बार तो इनका प्रयोग जो है वो बम बनाने में किया जाता है, विस्फोटक जो चीज़ें होती हैं उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और आपने देखा भी होगा कि जब बम विस्फोट आतंकवादी संगठन वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े भवन जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं, यानी विनाश ये फैलाती हैं। ये घटनाएं विनाशकारी होती हैं, यानी अगर इनका विखंडन किया जाए तो ये विनाश कर सकती हैं। लेकिन इनका विखंडन अगर इनको कंट्रोल में रख करके किया जाए तो जितनी वो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा का वो उपयोग कर सकते हैं। तो इसी ऊर्जा को उपयोग करके जो है परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त, ये जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो बनाए नहीं जाते हैं, वो प्रकृति में मिलते हैं। प्राप्त रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम व थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। उसके केंद्रक में बहुत ऊर्जा होती है, उसके केंद्रक को नाभिक भी कहते हैं। तो उसके नाभिक में बहुत ऊर्जा होती है, अगर उस नाभिक को तोड़ दिया जाए तो बहुत ऊर्जा निकलती है। और आप ये देख भी सकते हो कि एक बम ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर जो है कितनी विनाशकारी वो ऊर्जा होती है। और आपने ये भी सुना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में अब तक जो है लोग अपंग पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक बार कभी ब्लास्ट हुआ था
वहाँ पर जापान में, तो इसके चलते वहाँ पर जो किरणें हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ की वो अभी तक वहाँ पर मौजूद है। तो ये जो पदार्थ है इतने ज़्यादा जो है ऊर्जा इनमें निहित होती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? एक तरह की अगर हम देखें तो एक तरह का कक्ष होता है जिसके चारों तरफ ठंडा पानी होता है। जब इसके अंदर नाभिकीय विखंडन होता है तो उससे बहुत ऊर्जा निकलेगी तो इसके आसपास का जो पानी होगा वो गर्म हो जाएगा और हमें ताप ऊर्जा के रूप में ऊर्जा मिल जाएगी। वो भाप जा करके हम कहीं ना कहीं उसका यूज़ कर लेंगे। तो चलिए, तो इस तरह से जो है नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन कराया जाता है और जो ऊर्जा होती है उसको हम किस तरह से जो है ले लेते हैं और उत्सर्जित ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी उत्सर्जन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इतना क्लियर है। भारत में राजस्थान व झारखंड के पास यूरेनियम के बहुत भंडार है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये गुड न्यूज़ है कि भारत में जो राजस्थान है और जो झारखंड है उसके पास जो है यूरेनियम के विशाल भंडार हैं, विशाल मात्रा में उनके पास यूरेनियम है। तो हम तो इस ऊर्जा का उपयोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तथा केरल की मोनोजाइट बालू में थोरियम विशाल मात्रा में पाया जाता है। देखिए, बालू मिट्टी में थोरियम पदार्थ पाया जा रहा है, तो उसका अगर यूज़ करना चाहें तो हम परमाणु ऊर्जा कितनी ज़्यादा बना सकते हैं। चलिए, परमाणु ऊर्जा आपको समझ आ गया होगा कि परमाणुओं का विखंडन कराया जाता है, परमाणुओं को तोड़ा जाता है और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। अब दूसरी है भूतापीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, कई बार हम देखते हैं या फिर आपने सुना भी होगा कि कई जगह पर जो है गर्म जल का कुआं पाया गया है। जो वहाँ पर जल है वो उबलता रहता है हर समय नेचुरल तरीके से, उसके नीचे कोई भी आग वगैरह नहीं जलाई जाती, वो नेचुरल तरीके से उबलता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो जल स्रोत है वो कहीं ना कहीं नीचे ज़मीन से जुड़ा हुआ है और जो नीचे वो ज़मीन है वो काफ़ी गहरी है और हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम गहराई पर जाएंगे, धरातल के जितने जितने गहराई पर जाएंगे वैसे वैसे उसका ताप बढ़ता जाएगा। अब उसका जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे उसका नीचे जाएंगे ताप बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि वो जल नीचे से जुड़ा हुआ है तो वैसे वैसे जल जो है उबलना स्टार्ट कर देगा। नीचे का जल जब उबलेगा तो ऊपर का जल भी गर्म हो जाएगा, तो वो जल जो है उबलना स्टार्ट कर देगा। अब नीचे बहुत तापमान है, वो तापमान कम तो हो नहीं रहा है, तो वो जल जो है वो उबलता रहेगा। तो इस उबलते हुए जल की जो भाप बनेगी उसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो जल की गर्माहट है उसका उपयोग हम खाना बनाने में कर सकते हैं। ठंड में गर्म पानी जो है उसको नहाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के उपयोग वहाँ से किए जा सकते हैं और ये जो ऊर्जा है उसी को हम क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। क्योंकि ये किसकी वजह से है? धरती के तापमान की वजह से है, यानी धरती के अंदर का जो ताप है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। चीज़ क्लियर हो गई हमें। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है, ठीक है। कभी कभी यह ताप ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के स्रोतों का, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, कभी कभी यह ताप ऊर्जा भूस्थल पर गर्म जल के स्रोतों के रूप में होती है। यानी ये जो गर्म जल के स्रोत हैं वो क्या होते हैं कि धरती के ऊपर सतह पर आ जाते हैं और इन्हीं जल के स्रोतों का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। उन्हीं से हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं और कई बार जो गर्म जल होता है उसका, मान लीजिए कि कोई छोटा सा स्रोत है, कई जगह ऐसी पाई जाती है जहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्रोत जो है गर्म जल के पाए गए हैं। जैसे छोटा सा एक कुआं है वो गर्म जल का पाया गया, तो वहाँ का जो जल है वो नहाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। और इसके जो उदाहरण है, फेमस उदाहरण वो क्या है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में और लद्दाख में पुंगा घाटी में ऐसे जो है स्रोत पाए जाते हैं। तो चलिए, भूतापीय ऊर्जा के बारे में आप समझ गए। नेक्स्ट जो हमारी पांचवी ऊर्जा है वो है ज्वारीय ऊर्जा। तो चलिए, वो शायद नीचे दिख नहीं रहा था हमें, पांचवा टाइप ज्वारीय ऊर्जा हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसको दोबारा से कर लेते हैं। चलिए, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, सिंपल सी बात है कि ज्वार भाटे जब भी आते हैं तो जब ज्वार आता है तो जल क्या है? ऊपर उठता है। जल ऊपर उठता है तो जल की जो धारा है, जल की जो तरंगे हैं वो जो तट है उसकी तरफ चलने लगती है। जब तट की तरफ जाती हैं तो यहाँ पर हमें विद्युत उत्पादन करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि तट का जो मुहाना है वो संकरा होना चाहिए।
अब मुहाना संकरा होगा तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि इधर समुद्र है और समुद्र का जल एकदम से आ रहा है। अब अगर सिंपल यहाँ पर हम अगर बांध बनाना चाहें तो इतना बड़ा बांध बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो मुहाना है यहाँ पर हम अच्छे से बांध बना देंगे। अब जो ज्वारीय तरंगे आएंगी वो जाकर के इस बांध से टकराएंगी तो बांध में बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने जल विद्युत पढ़ी थी परंपरागत स्रोतों में, तो वैसे ही टरबाइन हम घुमाएंगे और टरबाइन घूमेंगे तो यहाँ पर विद्युत हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए एक कंडीशन है कि बांध बनाना हमारे लिए कब पॉसिबल है, जब इसका जो तटीय मुहाना है वो क्या हो, संकरा हो, पतला हो। क्योंकि इतना बड़ा बांध हम बना नहीं सकते। अगर बीच में अगर हमने छोटा सा बांध बना दिया तो लहरें तो इधर से और इधर से साइडों से निकल जाएंगी। तो इसका मतलब इसका तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर इस तरह का जो क्षेत्र है वो होना चाहिए, यानी संकरा तटीय क्षेत्र होना चाहिए, तभी हम ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, क्लियर हो गया। उच्च ज्वारों के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। जब उच्च ज्वार आते हैं, उच्च ज्वार दोस्तों जब ज्वार भाटे आते हैं तो ज्वार भाटे किसकी वजह से आते हैं, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण। जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बहुत पास में होते हैं, बहुत पास में होंगे तो उनका आकर्षण ज़्यादा होगा, आकर्षण ज़्यादा होगा तो ज्वार ज़्यादा आएंगे, यानी उच्च ज्वार आएंगे। तो ऐसे ज्वारों को हम उच्च ज्वार कहते हैं। तो इन उच्च ज्वारों से जो ऊर्जा बनाई जाती है टरबाइन को घुमा करके, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। और दोस्तों ऐसी ही स्थिति भारत में भी एक जगह है। वो कौन सी जगह है, भारत में कच्छ की खाड़ी, बिल्कुल गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह का जो क्षेत्र है वो पाए जाते हैं। इसलिए भारत में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में विशाल ज्वारीय मिल पाई जाती है। ये चीज़ हमें क्लियर होगी। तो पांचवा जो हमारा रूप था वो हमें समझ आ गया। छठा जो रूप है वो है बायोगैस ऊर्जा का। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो सड़ी गली सब्जियां होती हैं, सड़ी गली वनस्पति होती है, उसका जो कचरा होता है उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। उसे इकट्ठा करके और जो बायोगैस प्लांट है वहाँ पर डाल दिया जाता है। इसी के साथ जंतुओं के अवशेष है, पशुओं का गोबर है, मतलब जो भी जितना भी कचरा है, रसोई का अपशिष्ट है, सब कुछ को डाल दिया जाता है एक जगह पर। ऊपर से उसको बंद कर दिया जाता है। उसमें क्या होते हैं कि कुछ जैविक अपशिष्ट जो होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। अब उसमें कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इस जैविक अपशिष्ट की गैसें बना देते हैं। और वो कौन सी गैसें बनती है, वो गैसें बनती है CO2 और मीथेन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का मिश्रण बनता है और इन्हीं मिश्रण का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, रसोई घर में ईंधन के रूप में करते हैं। और इन्हीं गैसों को क्या बोला जाता है दोस्तों, इन्हीं गैसों को बायोगैस बोला जाता है। और इन्हीं गैसों को बनाने के लिए जो संयंत्र हम उपयोग करते हैं, क्योंकि इतना जो सड़ाना है, गलाना है, ये जो कचरा जो इकट्ठा किया है उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा करना पड़ेगा, कोई एक संयंत्र बनाना पड़ेगा और उसको ऊपर से कवर भी करना पड़ेगा, बंद भी करना पड़ेगा। अब गैस तो बन गई, जो ये सड़ा गला पदार्थ बचा वो एक उपयुक्त उत्तम खाद के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल जो कचरा बचा हुआ था, बिल्कुल अपशिष्ट था, कोई काम का ही नहीं था, उससे हमने एक तो ईंधन बना लिया और दूसरी बात कि हमारे लिए खाद उपयोगी हो गई, खाद बन गई। तो ये तो बहुत ही उपयोगी तरीका हो गया और आजकल ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, चल भी रहा है। तो बायोगैस क्या है पढ़ लेते हैं। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये कि जो कचरा है उसी का भी हम उपयोग कर रहे हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं। अब ये जो जितना भी अपशिष्ट डालते हैं हम उस संयंत्र में, वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनका अपघटन करते हैं, यानी इनको तोड़ते हैं, इनको सड़ाते हैं, इनको गलाते हैं और गैसें बन जाती है। कौन सी, जो कि बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से CO2 व मीथेन गैस का मिश्रण बनाते हैं और इसी मिश्रण को क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बायोगैस क्या है, तो बायोगैस सिंपली क्या है, CO2 व मीथेन गैस का मिश्रण है। तो चलिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है हमारा शक्ति और खनिज संसाधन, उसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।